नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज में ज्वालामुखी टॉपिक को कंप्लीट कर चुके थे। आज ज्वालामुखी से आगे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आपका भूकंप है, अर्थक्वेक है। ठीक है, आज इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किन किन चीज़ों को, किन किन पॉइंट्स को इस टॉपिक के अंतर्गत कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके परिचय की बात करते हैं कि भूकंप कहते किसे हैं, भूकंप मूल क्या होता है, भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है और भूकंप किन बलों के कारण उत्पन्न होता है और भूकंप का पूर्वाभास अर्थात भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी दशाएं परिवर्तित होती हैं। तो इनके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि भूकंप के कारण क्या हैं, यानी कि भूकंप की उत्पत्ति या भूकंप उत्पन्न होने के पीछे कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। रीट वाले स्टूडेंट इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से अपने पेन कॉपी, अपने हथियार साथ में रख करके वीडियो को तब देखें जब आप नोट्स बनाने की लालसा के साथ में वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में हम भूकंपों के वर्गों की बात करेंगे कि भूकंपों को गहराई के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। फिर आएगा कि भूकंपीय तरंगें अर्थात भूकंप उत्पन्न होने के साथ में कौन कौन सी तरंगें, कौन कौन सी लहरों का आभास होता है हमें। ठीक है, उनके बारे में। फिर भूकंप के मापन की बात करेंगे कि भूकंप का जो मापन है वो किससे किया जाता है, भूकंप लेखी से किया जाता है। ठीक है, मापन। दूसरी बात आती है कि भूकंप के जो प्रभाव हैं, इसके जो इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं और भूकंप का वैश्विक वितरण क्या है। ठीक, तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक में जो पहला हमारा पॉइंट है वो क्या है, भूकंप का परिचय। तो चलिए सबसे पहले हम इसके परिचय की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यार से, अच्छे से आँख कान दिमाग सब खोल के इस टॉपिक को पढ़ना, क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक एक बार पढ़ लिया तो दोबारा भविष्य में आपको कभी भूकंप पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको आगे निकाल के देख रहे हो तब हो सकता है कि कभी जिंदगी में आपके साथ ही भूकंप उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो भूकंप को समझने से पहले ये बेटर तरीके से दिमाग में बिठा लेना कि अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट के मूल को समझें और उसके मूल को समझने के लिए ज़रूरी होता है पेशेंस। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि वीडियो को आगे निकाल के देखते हैं, जिससे क्या होता है कि वो बार बार एक ही टॉपिक को देखते रहते हैं और एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाता है तब वो कहते हैं कि सर क्वेश्चन तो हमने पढ़ा था, आपने पढ़ाया था, लेकिन जब एग्जाम में बैठे तब सब सुना तो लग रहा था, लेकिन सब सूना हो गया था। तो सूना ना हो, इसके लिए आप अभी से सुन लें ताकि भविष्य में आपको सूना कहने की आदत ना पड़े। ठीक है, तो इसका जो परिचय है, तो देखिए भूकंप, तो भूकंप दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन सा, एक तो भू प्लस कंपन। ठीक है, तो भूकंप का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी, भू का अर्थ होता है पृथ्वी, कंप का मतलब होता है कांपना, अर्थात पृथ्वी का कांपना क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। ये चीज क्लियर हो गई आपकी। पहली बात कि भूकंप क्या होते हैं, पृथ्वी का कांपना या कंपना क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। अगर इसकी डेफिनेशन की आपसे बात की जाए कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तब आप कहना कि ऐसी घटना जिससे भूपटल पर अचानक विस्फोट उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। ठीक है, तो अचानक कंपन क्या कहलाएगा, आपका भूकंप कहलाएगा।
विस्फोट अगर होता तब अचानक अगर विस्फोट हो रहा है तो वो अचानक विस्फोट क्या हो जाता, आपका ज्वालामुखी हो जाता। ये दोनों ही भूकंप और ज्वालामुखी एक ही बल के कारण उत्पन्न होते हैं। इसीलिए आप यहाँ अगर ज्वालामुखी की आपको डेफिनेशन देनी हो तो उसकी जगह पर आप क्या कर सकते हो, विस्फोट, तब वो क्या हो जाएगी, ज्वालामुखी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अचानक कंपन, ये जो अचानक कंपन हो रहा है ये कहाँ होता है, तो देखिए इस प्रकार की जो घटना है ये धरातल के अंदर घटित होती है। तो यहां कह सकते हैं यह घटना धरातल के या भूगर्भ के अंदर घटित होती है। ठीक है, तो देखिए भूगर्भ के अंदर ऐसा क्या है जो भूकंप और ज्वालामुखी जैसी क्रियाओं को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो देखिए कौन कौन से कारक हैं, तो एक हमारा टॉपिक आता है आपका भू संचलन। तो देखिए भू संचलन के अंतर्गत हमारे दो बल कार्य करते हैं। एक तो करता है आपका अंतर्जात बल और एक बल कार्य करता है आपका बहिर्जात बल। तो देखिए दोस्तों जो अंतर्जात बल है इसको बोला जाता है इंग्लिश में एंडोजेनेटिक, यानी कि ऐसे बल जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके एंडोजेनेटिक फोर्स कहलाते हैं। और ऐसे बल जो पृथ्वी के बाहरी परत में या बाहरी आवरण में उत्पन्न होते हैं उनको एक्सोजेनेटिक फोर्स कहा जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो भूकंप की जो उत्पत्ति है वो किस बल के कारण होती है, अंतर्जात बलों के कारण। क्यों, क्योंकि ये कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर हो गई आपकी। और ये जो हैं ये पृथ्वी के बाहरी परत पर, पृथ्वी के बाहर उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, बहिर्जात बल, और इनको कहा जाता है अंतर्जात बल। तो देखिए बहिर्जात बल के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से कारण हैं, तो बहिर्जात का एक अच्छा एक बल है जिसे बोलते हैं हम आकस्मिक बल या आकस्मिक संचलन, सडनली मूवमेंट। तो आकस्मिक संचलन के कारण क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर भूकंप और ज्वालामुखी की क्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक है, तो भूकंप और ज्वालामुखी किस बल के कारण उत्पन्न होते हैं, अंतर्जात बल के कारण। अगर ऑप्शन में अंतर्जात बल भी नहीं मिलता है आपको तब आप क्या कह सकते हो कि आकस्मिक संचलन के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि भूकंप की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। ठीक है, कौन सा बल है जो भूकंप की उत्पत्ति का मूल कारण है। तो एग्जामिनर ने क्या किया था कि उसमें ये दोनों ही ऑप्शन में डाल दिए, अंतर्जात बल भी आ गया, आकस्मिक संचलन भी आ गया, बहिर्जात बल भी आ गया। अब स्टूडेंट कंफ्यूज, क्योंकि उन्होंने अंतर्जात बल भी पढ़ा था और आकस्मिक संचलन भी पढ़ा था। तो देखिए ऑप्शन किस तरीके से थे, ऑप्शन ए था उसमें अंतर्जात बल सबसे पहले। एग्जामिनर भी कई बार घुमाता है स्टूडेंट्स को। ऑप्शन बी बहिर्जात बल, ऑप्शन सी पटल विरूपणी बल, और ऑप्शन डी था आपका आकस्मिक संचलन या आकस्मिक बल। तो देखिए जो विद्यार्थी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ा और उसका एक जो उनके दिमाग में आंसर है बस उसी को देखा और लगा दिया। तो यहाँ लगभग बहुत से विद्यार्थियों ने क्या किया था, आगे के ऑप्शन पढ़े नहीं, उन्होंने देखा कि अंतर्जात बल ए पर है तो ए का क्या कर दिया, ऑप्शन में लगा दिया। अब कई विद्यार्थी ऐसे भी थे जिन्होंने आकस्मिक संचलन को लगा दिया। सही ये भी है, सही ये भी है, लेकिन दोनों में से सबसे ज़्यादा सही कौन सा है। अगर मान लीजिए कि यही आकस्मिक संचलन ए की जगह पर होता और ये डी की जगह पर होता, तब क्या करते हैं, आपने पढ़ा आकस्मिक तो आंख बंद करके हमने आकस्मिक लगा दिया और क्वेश्चन सही है। तब क्या हो जाता, देखिए आकस्मिक इसका एक पार्ट है, आकस्मिक संचलन किसका पार्ट है, अंतर्जात बलों का एक पार्ट है।
और अंतर्जात बलों का पार्ट होने की वजह से अगर ऑप्शन में ये दोनों आ जाएं तब आपको इसका जो सही आंसर पूछा जाए तब क्या हो जाएगा, अंतर्जात बल हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि भूकंप की उत्पत्ति के संबंध में या भूकंप की जो उत्पत्ति है उसका मूल कारण कौन सा बल है, तो उसका जो मूल कारण है वो कौन सा है, अंतर्जात बल। तो अब अगर इसकी डेफिनेशन को और विस्तारित करना है और बढ़ानी है तब आप कैसे कह सकते हो कि ऐसी घटना यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ में उत्पन्न ऐसी घटना या पृथ्वी के भूगर्भ में अंतर्जात बलों के कारण उत्पन्न ऐसी घटना जिससे भूपटल पर अचानक कंपन पैदा होता है वो क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है, अर्थक्वेक कहलाता है। ठीक है, तो कौन से बल काम कर रहे हैं, अंतर्जात बल। और अंतर्जात बल के अंतर्गत कौन सा बल होता है आपका, आकस्मिक संचलन, सडनली मूवमेंट। इसको क्या बोला जाता है, सडनली मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। एक पॉइंट हमारा ये आता है कि भूकंप का पूर्वाभास हम कैसे करते हैं, अर्थात अगर भूकंप किसी प्रदेश में आ रहा है तो उस प्रदेश में कुछ जलवायविक दशाएं होंगी वो परिवर्तित हो जाएंगी, तो वो किस प्रकार परिवर्तित होंगी, अर्थात उस प्रदेश का वायुमंडल किस प्रकार से परिवर्तित होगा, चेंज होगा। तो यहाँ आपको एक पॉइंट याद रखना है, अगर किसी प्रदेश में भूकंप आ रहा है तो उस प्रदेश में भूकंप आने से पहले वहाँ के वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि क्या शो करती है, क्या दर्शाती है कि उस प्रदेश में भूकंप आने वाला है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि भूकंप का पूर्वाभास या कह सकते हैं भूकंप का पूर्व आभास किससे किया जाता है, उस प्रदेश के वायुमंडल में उस प्रदेश के वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि होने से किया जाता है। रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि से किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो भूकंप का पूर्वाभास है यानी कि भूकंप आने से पहले किस गैस की मात्रा में वृद्धि होती है, तो आपको याद रखना है रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि होती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं कि भूकंपों का जो अध्ययन है वो विज्ञान की या भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो भूकंपों का दोस्तों जो अध्ययन है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो भूकंपों का जो अध्ययन है दोस्तों इसको बोला जाता है सिस्मोग्राफी, या भूकंपों का अध्ययन सिस्मोग्राफी नामक शाखा के अंतर्गत किया जाता है। किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, सिस्मोग्राफी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ तक तो हमारी क्या बात हो गई, भूकंप के परिचय की बात हो गई। अभी भूकंप के परिचय में हमें 2 पॉइंट और समझने हैं कि भूकंप मूल क्या कहलाता है, भूकंप मूल किसे कहते हैं, भूकंप अधिकेंद्र किसे कहते हैं, उन 2 बिंदुओं की बात कर लेते हैं। तो इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने साथ में ही नोट करते जाना। मैंने पहले ही बोल दिया आपसे कि पेन कॉपी आप साथ में रखना और इन चीज़ों को नोट करते जाना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं परिचय के अंतर्गत ही। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, अगर किसी टॉपिक में आपको महारत हासिल करनी है तो उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आँख और दिमाग खोल के पूरे होशों हवास में आप उस टॉपिक का अध्ययन करें। ऐसा नहीं है कि दिमाग तो चल रहा है आपका कहीं और, अब बैठे दिल्ली में हो, बैठे जयपुर में हो और दिमाग जा रहा है कोलकाता में, तो इस तरीके से भूकंप फिर ज़िंदगी में आ जाएगा, फिर भूकंप पृथ्वी पर नहीं आएगा। और ज़िंदगी में एक बार भूकंप आ गया तो उसको फिर कोई समाप्त नहीं कर सकता, उसका कोई प्रबंधन नहीं कर सकता। उसका प्रबंधन कौन कर सकता है, हम स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखना कि अभी मोदी जी ने नारा दिया आत्मनिर्भर बनने का। तो आत्मनिर्भर इंसान कब बनेगा, जब वो स्वयं का मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, भूकंप मूल की और भूकंप अधिकेंद्र की। ठीक है, तो देखिए ये हमारी अर्थ हो गई
तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आ रहा है क्या, भूकंप मूल किसे कहते हैं। इनके नाम आपने सुने होंगे पहले, इसी को हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं, ठीक है, इसी को हम फोकस बिंदु भी कहते हैं। तो देखिए भूकंप मूल किसे कहते हैं, तो जिस स्थान से भूकंपी तरंगें क्या होती हैं, उत्पन्न। मूल का मतलब क्या है कि जहां से भूकंप की तरंगें उत्पन्न हो रही हैं उसे क्या कहा जाएगा, भूकंप मूल कहा जाएगा। तो तरंगें उत्पन्न कहाँ होंगी, अभी आपने देखा था कि अंतर्जात बल अर्थात पृथ्वी के अंदर। तो भूकंप मूल किसे कहते हैं कि यहाँ, यानी कि वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं वो क्या कहलाता है, आपका भूकंप मूल कहलाता है, हाइपोसेंटर कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहां से तरंगें उत्पन्न होंगी तब वो कहाँ जाएंगी, चारों तरफ विस्तारित होंगी, और चारों तरफ जब फैलेंगी तो कैसे फैलेंगी, आपने देखा होगा जैसे कोई शांत जल का जलाशय है, अगर इस जलाशय में आप कंकड़ फेंकते हो, पत्थर फेंकते हो, तो जहां आपने कंकड़ फेंका, जिस स्थान पर आपका पत्थर गिरा, वहां से लहरें क्या होती हैं, बहुत तेज गति से चारों तरफ फैलती हैं। तो इसी तरीके से यहां से अगर भूकंप की उत्पत्ति होगी तो तरंगें जो होंगी वो क्या होंगी, चारों दिशाओं में फैलेंगी। जैसे ये कोई जलाशय है, अगर यहाँ पत्थर मारा तो लहरें किस तरीके से उत्पन्न होंगी, इस तरीके से उत्पन्न होंगी। किस तरीके से, इस तरीके से। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी लहरों की जो तीव्रता होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ कह सकते हैं कि जितने अधिक नज़दीक पर भूकंप अधिकेंद्र बनेगा वो क्या होगा, सबसे अधिक विनाशकारी होगा। और जैसे जैसे लहरों की जो दूरी होगी वो बढ़ेगी तो उनकी तीव्रता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ठीक है, दूसरी बात अब क्या आ रही है कि जहाँ लहरें क्या होती हैं, या ये कह सकते हैं कि जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम आभास या अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके कि भूकंप अधिकेंद्र किसे कहते हैं। तो इसकी भी डेफिनेशन यहाँ लिख लेना कि जिस स्थान पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम आभास या अनुभव किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तो भूकंप अधिकेंद्र से क्या होगा, यहाँ से तरंगें क्या होंगी, चारों दिशाओं में फैलेंगी। दूसरी बात याद रखना कि भूकंप अधिकेंद्र कहाँ बनता है। तो देखिए अगर यहाँ भूकंप मूल है तो भूकंप अधिकेंद्र हमेशा इसके कहाँ बनेगा, समकोण पर बनेगा, 90 डिग्री के एंगल पर बनेगा। तो जो अधिकेंद्र है इसके बनने की शर्त क्या है कि अधिकेंद्र भूकंप मूल के समकोण पर बनता है। 90 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है, समकोण पर बनता है। ये इसकी एक शर्त है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई किसकी, हमारी भूकंप के एक परिचय की। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखना, कई बार ये डायरेक्ट रूप से परिभाषा के रूप में ही आपसे पूछ लिए जाते हैं कि भूकंप मूल क्या है और भूकंप अधिकेंद्र क्या है। तो भूकंप मूल क्या हो जाएगा, जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति हो रही है, और भूकंप अधिकेंद्र क्या होगा, जहां भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले अनुभव किया गया। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका भूकंप अधिकेंद्र कहलाएगा। तो ये बात हो गई क्या, हमारी परिचय, यानी भूकंप का परिचय हमारा कंप्लीट हो गया। इस परिचय से भी 4-5 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, और यहाँ से हो सकता है कि एग्जाम में 1 या 2 सवाल आपसे पूछ लिए जाएं। जो यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं जो स्टूडेंट, यहाँ से मेंस में 3-4 बार लगातार 2-3 साल क्वेश्चन पूछा गया है।
यानी कि भूकंप का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के साथ में संबंध पूछा, भूकंप का हिमालय के साथ में संबंध पूछा गया है, और भूकंप का प्रभावों की बात की गई है, भूकंप के कारणों की बात की गई। तो ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। टफ क्या है, हम अपने आप बना लेते हैं किसी टॉपिक को कठिन या हार्ड, लेकिन जब चीज़ों को अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को हम समझते हुए चलेंगे तो टॉपिक क्या हो जाता है, हमारे लिए आसान हो जाता है। तो जो अगला हमारा बिंदु है वो क्या है, भूकंप का कारण क्या है। चलिए इसके कारणों की बात कर लेते हैं कि भूकंप के कारणों को हम दो भागों में बांट करके बात करेंगे। तो पहला तो हो गया हमारा प्राकृतिक कारण, या कह सकते हैं प्राकृतिक कारक, दूसरा मानव जनित कारक। तो देखिए यहां से स्टेट सिविल सर्विस में एक सवाल आया था कारणों से, कई विद्यार्थी उसे समझ नहीं पाए थे, कई विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि कुछ भूकंप आते हैं और कुछ भूकंप बुलाए जाते हैं, कथन की समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए। तो क्या हो गया, यानी कि कुछ भूकंप तो ऐसे हैं जो प्राकृतिक कारणों से आते हैं, कुछ भूकंप मानव जनित, यानी कि जो आते हैं वो तो क्या हो गया प्राकृतिक, और जो बुलाए जाते हैं वो मानव जनित। अर्थात मानव ने क्या किया, प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ की है, प्रकृति के साथ में हस्तक्षेप किया है। तो मानव के बढ़ते हुए हस्तक्षेप के कारण क्या हो रहा है, भूकंप बुलाए जाते हैं। अर्थात मानव जनित कारक किस में आ जाएंगे, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक कारकों में से कौन कौन से कारक हैं। पहला हमारा कारक है ज्वालामुखी, यानी कि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। अभी विस्तार से चर्चा करेंगे इन दोनों की। दूसरा कारक है हमारा प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के द्वारा भी भूकंपों की उत्पत्ति होती है, जो कि हम पढ़ चुके हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत। तीसरा पॉइंट है, इसी के अंतर्गत हमने देखा था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो प्रभाव है, इम्पैक्ट है, इसके द्वारा कुछ किनारों का निर्माण होता है। तो प्लेट के किनारों के द्वारा भी क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो प्लेट किनारे, ठीक है। दो तीन चीजें, तीन कारण हो गए। चौथा कारण है हमारा प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत। चौथा कारण हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा हमारा इसके बाद में गैसों का फैलाव, यानी कि पृथ्वी के अंदर गैसों का फैलाव कैसे होता है। ठीक है, तो ये तो कुछ कैसे कारण हो गए, हमारे प्राकृतिक कारण हो गए। और मानव जनित कारणों में जैसे बड़े बड़े बांध बनाना या जलाशय बनाना, इनसे क्या होता है, वहाँ का अपरदन और ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। ठीक है, तीसरा जो कारण हो जाएगा वो परमाणु बम हो जाएगा, परमाणु परीक्षण। तीसरा औद्योगिक विस्फोट। और प्राकृतिक कारणों में हम ये भी देख सकते हैं कि गुफाएं, जो बड़ी बड़ी गुफाएं होती हैं, खानें होती हैं, वो क्या होती हैं, ढह जाती हैं। तो उनके ढहने से भी क्या होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं भूकंप की उत्पत्ति के। तो इन कारणों के बारे में एक बार हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चलिए, पहला कारण क्या है हमारा, तो पहला कारण है आपका ज्वालामुखी क्रिया, कि ज्वालामुखी क्रिया से किस प्रकार से भूकंप उत्पन्न होंगे। तो देखिए, ये क्या है, आपकी अर्थ थी, और जो मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इसके मेंटल में पाए जाते हैं। यहाँ से ये मैग्मा क्या होता है, एक दरार के माध्यम से धरातल पर आता है, और धरातल पर जब ये मैग्मा आएगा तब क्या होगा कि ये चट्टानों को तोड़ते हुए आएगा, और चट्टानों को तोड़ते हुए आएगा तो इसके अंदर जो गैसें होंगी, जो जलवाष्प होंगी, तो देखिए जो गैसें और जलवाष्प होती है वो हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करती हैं। तो जब वो ऊपर उठेंगी तो चट्टान को तोड़ते हुए आएंगी, तो इसकी वजह से क्या होता है, महाविस्फोट होता है। इस विस्फोट की वजह से भूकंप की उत्पत्ति होती है, यानी कि यहाँ क्या हो जाता है, भूकंप की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी क्या आता है, भूकंप आता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपने क्राकाटोआ ज्वालामुखी का नाम सुना होगा। उस भूकंप आने से लगभग ज्वालामुखी
क्रिया के द्वारा वहाँ क्या हुआ था कि वहाँ के आसपास के लगभग 12,000 किलोमीटर के क्षेत्र में क्या हुआ था, भूकंपों का आभास किया गया था, भूकंपीय तरंगों का आभास किया गया था। और उसके कारण आपके जो जापान शहर है, जापान जो देश है वहाँ का एक शहर है, वहाँ पर बहुत अधिक यानी कि बहुत अधिक तीव्रता से सुनामी उत्पन्न हुई थी। किसकी वजह से? ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत। यानी कि अगर कंपन कहाँ हो रहा है, स्थल पर हो रहा है, तो हम उस कंपन को क्या बोल देते हैं? भूकंप बोल देते हैं। अगर वही कंपन जलीय भाग में हो रहा हो, महासागरीय भाग में हो रहा हो, तो उसी कंपन को हम क्या बोलेंगे? सुनामी बोलेंगे। इतना सा अंतर है। जब स्थल मंडल पर होगा तो भूकंप और जब जलीय भाग में होगा तो सुनामी। तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा क्या होता है कि जब महाविस्फोट होगा, इनमें विस्फोट होगा, उद्गार होता है, तो उद्गार होने की वजह से आसपास की जो स्थान है वो क्या होने लगते हैं? भूकंप के कारण प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। अगला आ रहा है आपका प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। तो प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्थल मंडल है, यानी कि जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का लगभग 32 से 33 किलोमीटर का जो रीजन है क्रस्ट वाला, वो तो क्या है? स्थल मंडल है। और जैसे ही उसके नीचे जाएंगे तो हमें लगभग 250-300 किलोमीटर के आसपास क्या मिलता है? दुर्बल मंडल मिलता है, एस्थेनोस्फीयर मिलता है। तो देखिए जो अपना स्थल मंडल है ये क्या है? इसका घनत्व कम है, तापमान कम है, दाब कम है। तो ये सारी चीज़ें कम होने के बाद में तो जो दुर्बल मंडल होगा इसका, किसका? पृथ्वी का। तो दुर्बल मंडल जो है, मैं आपको पहले ही दुर्बल मंडल के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ कि जो दुर्बल मंडल है इसका घनत्व स्थल मंडल की अपेक्षा क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ताप भी क्या होगा? अधिक होगा। दाब भी क्या होगा? अधिक होगा। जब ये तीनों चीज़ें इसकी अधिक होंगी तो ये किस अवस्था में पाया जाएगा? तरल अवस्था में मिलेगा। ठीक है, तरल अवस्था में मिलेगा। और ये जो भाग है इसका स्थल मंडल, ये ठोस अवस्था में मिलेगा। तो कम घनत्व की वजह से ये ठोस भाग इस तरल भाग पर क्या करता रहता है? तैरता रहता है। और इसके तैरने के कारण जो कुछ प्लेटें हैं वो आपस में टकराती हैं, और प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से पृथ्वी पर क्या होता है? भूकंप की उत्पत्ति होती है, या पृथ्वी पर प्लेटों के टकराने से कंपन उत्पन्न होता है जो भूकंप को जन्म देता है। ये बात क्लियर हो गई आपकी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किस बेस में भूकंप उत्पन्न करने का आधार है? तो आप कह सकते हो कि जब स्थल मंडल किसके ऊपर? एस्थेनोस्फीयर के या दुर्बल मंडल के ऊपर क्या करता है? तैरता है। किसकी वजह से? कम घनत्व होने के कारण जब इसके ऊपर ये तैरता है तो प्लेटें आपस में टकराती हैं। तो प्लेटों के आपस में टकराने के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये जो भूकंप की उत्पत्ति होगी वो कौन सी क्रिया के कारण होगी? प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण होगी। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। तीसरा कारण क्या आ रहा है आपका? तीसरा कारण है आपका प्लेट के किनारे। तो देखिए 3 किनारों की चर्चा की थी हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत, जिसमें प्लेटों की जो गति होती है वो गति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो हम प्लेटों की गति की बात कर लेते हैं। एक तो होती है अपसारी गति, दूसरी थी आपकी अभिसारी गति, और तीसरी थी आपकी संरक्षी गति। इन 3 गतियों के बारे में आप पढ़ चुके हो पहले से ही। तो देखिए कई बार क्या होता है कि जब ये स्थल मंडल था, दुर्बल मंडल था, और दुर्बल मंडल में मैंने आपको बताया था कि यहाँ टेम्परेचर अधिक हो जाता है, और यहाँ टेम्परेचर अधिक होने का जो रीज़न था वो क्या था कि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? आपके रेडियो एक्टिव मिनरल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स मिलेंगे वो क्या करते हैं कि जब उनमें आपस में संलयन होगा तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो क्या होता है? बढ़ता है। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ से कुछ तरंगें ऊपर की ओर जाती हैं। क्या होती हैं? कुछ तरंगें ऊपर की ओर उठती हैं, और इन्हीं तरंगों को क्या कहा जाता है? संवहनीय तरंग कहा जाता है। तो इन संवहनीय तरंगों के कारण क्या होगा कि कुछ प्लेटें हैं, उन प्लेटों में क्या होगी? गति होगी। तो जब
अपसारी गति है, इसका मतलब क्या है कि जब प्लेटें दूर दूर एक दूसरे से विपरीत दिशा में गमन करती हैं, गति करती है, तो वो गति कौन सी कहलाती है? आपकी अपसारी गति कहलाती है। और जब प्लेटें टूटेंगी, यानी कि मान लो पहले यही प्लेट क्या थी, इससे लगी हुई थी, ये एक ही प्लेट थी और इन दोनों में क्या लग गया? टेंशन फोर्स लग गया। अब ये कौन सा बल काम कर रहा है? यानी कि प्लेटों को खींचने का काम। जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं और खींचने के कारण क्या होगा कि इनके बीच में कहीं ना कहीं तो दरार आएगी, ठीक है, बल लग रहा है, दरार आएगी, अर्थात ये संवहनी तरंग इसमें धक्का दे रही हैं और धक्का दे रही हैं तो क्या होगा? ये पहले तो प्लेट ऊपर उठेगी और ऊपर एक निश्चित सीमा तक उठेगी और उसके बाद में क्या होगा? इसमें चटकन आ जाएगी और चटकन आ जाएगी या भ्रंश पड़ जाएंगे, भ्रंशन हो जाएगा। तब ये किसके कारण होगा? टेंशन फोर्स के कारण होगा। यानी कि हम किसी रस्सी को तब तक खींच सकते हैं जब तक उसकी एक सीमा होगी। एक सीमा से अधिक हम उस रस्सी को या किसी रबड़ को खींच नहीं सकते। अगर ज़्यादा खींचेंगे तो वो क्या होगी? बीच में से टूट जाएगी। और यही किसके साथ होता है? प्लेटों के साथ में होता है। तो जब ये संवहनीय तरंगें इसमें ज़्यादा धक्का लगाती हैं तो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं और इसी विपरीत दिशा में गति करने को क्या कहा जाता है? अपसारी गति कहा जाता है। या प्लेट किनारे, कौन सा किनारा होगा? इसे बोला जाता है दोस्तों अपसारी गति के कारण बनने वाला प्लेट किनारा, ठीक है। तो अब आगे देखिए, जब इसमें चटकन आ जाएगी तो यही प्लेट आगे चली जाएगी। अब देखो हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं तो एक प्लेट तो ये रह गई, एक प्लेट आगे बढ़ गई, ठीक है। तो इसी गति को क्या कहेंगे? अपसारी गति कहेंगे। और ये जो सारा सिस्टम हो रहा है ये कौन से बल के कारण हो रहा है? टेंशन फोर्स के कारण हो रहा है, तनाव मूलक बल के कारण हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी बात आती है अभिसारी गति। इसमें हम कह सकते हैं कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास पास आती हैं, एक दूसरे के पास पास आएंगी, टकराएंगी, तो टकराने से क्या होगा? भूकंप की उत्पत्ति होगी। और टकराएंगी तो एक दूसरे के ऊपर विस्थापित होंगी तो किस प्रकार की संरचना बनती है? बलन जैसी संरचना बनती है। तो ये जो क्रियाकलाप होगा ये किस बल के कारण होता है? संपीड़न बल के कारण होता है। और जब प्लेटें एक दूसरे के सम्मुख दिशा में गति करती हैं, इस गति को क्या कहा जाता है? अभिसारी गति कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। एक होती है कि जब एक प्लेट ऊपर की ओर गमन करे और एक प्लेट नीचे की ओर गमन करे, ठीक है। तो इसके जो किनारे हैं ये क्या है? घर्षण करते हैं और इन दोनों प्लेटों के किनारे के घर्षण के कारण क्या होता है? भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसे ही क्या कहा जाता है? संरक्षी गति कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीन हमारी गतियां थीं, तीन प्लेट किनारे थे जिनकी वजह से क्या होता है? भूकंप की उत्पत्ति होती है। एक अगला जो रीजन आ रहा है हमारा वो कौन सा है? प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत। तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं। प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत क्या है? तो देखिए, प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत को देने वाले जो ज्योग्राफर्स थे, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो किया है आपके एच.एफ. रीड ने। किसने किया है? एच.एफ. रीड महोदय ने। तो एच.एफ. रीड महोदय ये कहते हैं कि किसी प्लेट को एक निश्चित सीमा तक खींचा जा सकता है, लेकिन जब किसी प्लेट को एक सीमा तक खींचेंगे तो वो टूट जाएगी। लेकिन जब प्लेटें ज़्यादा खींची जाएंगी और टूट जाएंगी तब वो क्या करती हैं? बाद में अपने आप को व्यवस्थित करती हैं। जब वो प्लेटें अपने आप को व्यवस्थित करेंगी तब अपने आप को व्यवस्थित करने के साथ में क्या होती है? भूकंप की उत्पत्ति होती है। यानी कि वहाँ हलचल पैदा होगी और उसी हलचल के पैदा होने से वहाँ क्या होगा? भूकंप की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ आपको यही याद रखना है कि जब प्लेटें गति करती हैं, गति करने के कारण ऐसा तो नहीं है कि वो बस गति कर गई और चली गई, यानी कि उसके बाद में जो क्रिया होगी वो क्या होगी कि प्लेटें फिर अपने आप को एक व्यवस्थित क्रम में सेट करेंगी। और जब वो अपने आप को एक व्यवस्थित क्रम में सेट करती हैं तब क्या होगा? उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत को किसने दिया था? एच.एफ. रीड ने दिया था, ठीक है। वो रीड महोदय क्या कह रहे हैं कि जब प्लेटें अपने आप को व्यवस्थित करेंगी तब क्या होगा? हलचल होगी और इसी हलचल के कारण भूकंप की उत्पत्ति होगी। अब एक पॉइंट आ रहा है गैसों का फैलाव। तो गैसों का फैलाव यानी कि जब कई बार ये होता है कि पृथ्वी, जैसे ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ में लगभग 71% भाग पर क्या है? जल है और 71% भाग पर जल है। तो कई बार पृथ्वी के अंदर इसी जल का क्या हो जाता है? भराव हो जाता है। तो ये जल मान लीजिए कहीं से अंदर आ गया,
ठीक है, अब ये अंदर आ गया बेचारा। तो अंदर का जो पार्ट है वो क्या है, यहाँ लावा है, मैग्मा है। तो ये मैग्मा किस अवस्था में मिलेगा आपको, गर्म अवस्था में मिलेगा, बहुत अधिक गर्म होगा, जिसका टेम्परेचर लगभग 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो जब ये पानी की बूंदें अंदर चली जाती हैं तो यहाँ क्या होगा, जैसे ही ये गर्म लावा के साथ में मिलेंगी तो भाप बन जाएगी, और भाप बन जाएगी तो कुछ गैसों में परिवर्तित हो जाएगी, ये जलवाष्प में परिवर्तित हो जाएगी। तो जलवाष्प में परिवर्तित होगी तो यही गैसें क्या करती हैं, फिर ऊपर उठने की कोशिश करती हैं। क्या करती हैं, ऊपर उठने की कोशिश करती हैं, और ऊपर उठेंगी तो ये चट्टानों में क्या लगाती हैं, धक्का लगाती हैं, और चट्टानों में धक्का लगाएंगी तो क्या होगा, हलचल उत्पन्न होगी। इसी से क्या होगा, भूकंप की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो थे हमारे क्या अभी तक के प्राकृतिक कारण। अगर हम मानव जनित कारणों की बात करते हैं कि मानव जनित कारणों में क्या था, पहला था बड़े बड़े बांध हम लोग बना रहे हैं, बड़े बड़े जलाशय बना रहे हैं। तो कई बार वो बड़े बड़े बांध और बड़े बड़े जलाशय क्या हो जाते हैं, अव्यवस्थित हो जाते हैं, और उनके अव्यवस्थित होने की वजह से अपर्दन और अपक्षय जैसी क्रियाएं जन्म लेती हैं, और अपर्दन और अपक्षय जैसी क्रियाएं जन्म लेती हैं। तो आसपास का जो क्षेत्र होता है वो क्या हो जाता है, हिलने लगता है, कंपने लगता है, जिससे क्या होगा, भूकंप का निर्माण हो जाएगा, भूकंप की उत्पत्ति हो जाएगी। दूसरा कारण था कि अभी वर्तमान में देखिए विज्ञान का युग चल रहा है, साइंस का युग चल रहा है। तो कई देश क्या है कि परमाणु हथियार बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। तो समय समय पर वो कई बार क्या करते रहते हैं, परमाणु परीक्षण करते रहते हैं। तो जहां परमाणु परीक्षण किया जाता है, परमाणु बम का परीक्षण किया जाएगा, वहां के आसपास के क्षेत्र में क्या हो जाता है, बहुत तेज गति से कंपन उत्पन्न होगा, और उसी कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है, तो कुछ कारण तो ऐसे हुए हमारे जो प्राकृतिक कारण हैं, यानी कि प्रकृति की देन ही है ये, और कुछ कारण ऐसे हैं जिनको हमने अपने आप स्वीकार किया है। इसीलिए पिछले वर्ष यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में कि कुछ भूकंप आते हैं और कुछ भूकंप बुलाए जाते हैं, कथन की समीक्षा कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का जवाब आपको कॉमन सेंस से देना होगा, और कॉमन सेंस तभी आएगा जब आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो आज यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कितने वर्गों में भूकंपों को बांटा गया है, इसकी तरंगें कौन कौन सी हैं, भूकंप लेखी क्या है, इसका प्रभाव क्या है, और इसका वैश्विक वितरण क्या है। ठीक है, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझते जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।